अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ। मैंने रिसेंटली स्प्रिंग 2023 में कैफ क्वालिफ़ाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कैफ के सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। तो ये पूरी कैफ की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे काम आई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पेपर वाइज़ वो एनालिसिस करके कि इन पेपर्स में किस तरह के पेपर्स होते हैं, वो कौन-सा मुश्किल है, किस तरह उनको टैकल करते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये सारी बातें आपसे शेयर की जाएँ। तो सीए का सबसे पहला पेपर जो होता है वो सीए में कैफ लेवल का सबसे पहला पेपर जो होता है वो होता है एफआर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। इस पेपर की अगर हम पासिंग परसेंटेज की बात करें तो स्प्रिंग 22 में 23.35% बच्चे इसमें पास हुए थे, ऑटम 22 में 25.44% और स्प्रिंग 23 जो कि अभी मार्च की अटेम्प्ट है उसमें 22% बच्चे पास हुए। तो इसकी पासिंग परसेंटेज समवेयर बिटवीन 20 से 25% के दरमियान होती है। ये पेपर आसान है लेकिन ये मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का पहला प्रॉपर पेपर है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपने इसमें ध्यान ज़्यादा देना होता है। इसमें जो कुछ टॉपिक्स जो मुझे मुश्किल लगे पर्सनली वो उनमें से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ था। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ मुझे आखिरी हफ्ते तक नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने उसमें बहुत सारे वेब ब्लॉग्स पढ़ लिए थे, पता नहीं कौन-कौन सी साइट्स खोल के उसमें पढ़ लिया था उसके बारे में, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन उसके नहीं होते थे, 100% नहीं होते थे, 30-40% तक मैं उसमें मार्क्स लेता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं एक दिन बैठा और मैंने कहा बस ढाई घंटे में जितना भी गलत हो इसके क्वेश्चंस करूँगा। करता गया तो मैंने पहला क्वेश्चन किया और 25% की ठीक हुआ, दूसरा किया 30-35% तक चला गया। फिर मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो गई, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ढाई घंटे उसमें कोई 8 ही क्वेश्चन कर लिए ढाई घंटे में और फिर उसके बाद वो मुझे बहुत अच्छा अच्छा आने लग गया और बहुत आसान लगा मुझे कैश फ्लोज़। तो मेरा ख़्याल है एफएआर 1 में जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस आपने बैठ के करना है। अगर आपको नहीं भी आता ना टॉपिक, आपने उसमें प्रैक्टिस लाज़मी करना है। बस बैठ के ना शुरू हो जाएँ क्वेश्चन करना। पीछे क्वेश्चन करें, पूरा क कंप्लीट करने के बाद सॉल्यूशन देखें पीछे से और अगर आपका मैच करता है, तो ठीक है, अगर आपका 30-40% ही पहला क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो आप बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद आप करते जाएँ। 2, 3, 4 क्वेश्चन्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो वो टॉपिक आपको ऑटोमैटिकली आ जाएगा। एफएआर 1 में की इज़ प्रैक्टिस क्योंकि आप जितना मर्ज़ी रट लेना वो थ्योरी को, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आप एग्ज़ाम्पल्स नहीं करेंगे, आप उसके क्वेश्चन्स नहीं करेंगे तो सिर्फ़ रटे से एफएआर 1 नहीं पास हो सकता। सेकंड पेपर टेक्स्ट प्रैक्टिसेज़। टेक्स्ट प्रैक्टिसेज़ में जो अगर हम पासिंग परसेंटेज देखें तो स्प्रिंग 22 में 31.21% बच्चे पास हुए थे। ऑटम 22 जिसमें मैंने भी ये पेपर दिया, उसमें 38.17% बच्चे पास हुए और स्प्रिंग 23 जो कि रीसेंट अटेम्प्ट थी उसमें 29% बच्चे पास हुए। तो इसकी पासिंग परसेंटेज इज़ समवेयर अराउंड 30%। तो ये रिलेटिवली बेहतर है एफएआर 1 से और ये पेपर मेरे लिए तो बहुत आसान था, बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर था, तो मुझे इसमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, बस वो खुद ब खुद मुझे चीज़ें समझ आती थी और मैं कर लेता था। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट में मज़ा नहीं आ रहा, तो मेरा ख़्याल है कि आपको टीचर ठीक नहीं मिले। आपको अगर टीचर अच्छे मिल जाएँ, जिस तरह मेरे लिए सर मोहसिन बहुत अच्छा पढ़ाते थे और उन्होंने जो इंटरेस्ट डेवलप किया उस सब्जेक्ट में, तो बहुत मज़ा आया वो पढ़ के और फिर उसमें समझ भी ज़्यादा आने लगी। तो अगर आपको ये टेक्स्ट आप बैठ के नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतना मगज़मारी है उसमें, इतनी खप है कि अगर आप ये कोई ज़बरदस्ती आपको बैठाएगा ना तो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा वो। आपने और टेक्स्ट पास करने का तरीका भी यही है क्योंकि उसके नाम में आ रहा है टेक्स्ट प्रैक्टिसेज़, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसमें लेकिन थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। मेरे टाइम पे भी बच्चों को ना ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है ना, वो तो टेक्स्ट में हो जाता है। जो थ्योरी वाला होता है, वो रह जाता है। तो थ्योरी 10 नंबर की मिनिमम आती है। हमारे टाइम पे जिसमें मैंने पेपर दिया था, 16 से 18 नंबर के दरमियान में थ्योरी आई थी। तो अगर 18 नंबर में से आप 10-12 ले लें, तो आपका पेपर पास हो जाता है। अगर आप 9 भी ले लें, तो भी पेपर पास है। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए पेपर पास करना क्योंकि 80 में से फिर 50 नंबर लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। सीए में 100 में से 50 नंबर लेना भी मुश्किल है, तो 80 में से 50 नंबर लेना तो और मुश्किल है। तो आपने हमेशा जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, वो ये रही है कि आप 100% पेपर पे अटेम्प्ट करने की तरफ जाएँ। आपको बेशक सही आता हो, अगर आप के एलोकेटेड जो टाइम था, वो 18 मिनट था एक क्वेश्चन पे, अगर आपने 20 मिनट लगा दिए उस पे और आपको अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको बहुत अच्छा आता है लेकिन 20 मिनट लग गए, तो मेरा ख्याल है कि आपको उसको उधर ही छोड़कर जिधर तक हो चुका है, उसको बस रैप अप करें, 1 मिनट में रैप अप करें और अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्योंकि अगर आप सारा पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपके पासिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर आप 40-50% मार्क्स को देख कर के आप कहें कि यार 50% मार्क्स लेने हैं, तो 80-85% पेपर अटेम्प्ट करके भी 50 आ जाते हैं। तो आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन उसमें चांसेस कम हो जाएँगे आपके। क्योंकि अगर आप 1-2 नंबर से अगर फेल हो रहे हैं, तो वो 15 नंबर का अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर लें, तो 1-2 नंबर आपके बढ़ सकते थे और आप पेपर पास कर जाते हैं।
तो मेरी तो स्ट्रैटेजी पूरे कैफ में यही रही है कि पेपर हमेशा 100% अटेम्प्ट करें और जितना आता है, जब टाइम पूरा हो गया क्वेश्चन का तो उसको छोड़ के मूव कर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे ये ट्रिक जो है ना बताई थी सर अदनान रशीद ने कि आप अज्यूम करें और मूव करें। और उन्होंने कहा कि ये पेपर में जाके नहीं करना, आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें भी आप ये करें। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, अज्यूम करें और मूव करें, क्योंकि ये एक बड़ा डिफिकल्ट काम है अज्यूम करके मूव करना। आपका दिमाग नहीं मानता पेपर में कि हम अज्यूम करके मूव कर जाएँ। आपका दिमाग कह रहा होता है नहीं यार, इसमें तो पेपर में कैसे हम छोड़ दें, कैसे हम अज्यूम कर लें, थोड़ी-सी मेहनत करके कर लेते हैं, कोई निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले दिन से जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, आपने ये अपनी आदत बनानी है कि भई अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो अज़्यूम करके मैंने क्वेश्चन पूरा करना है। तो आप अज़्यूम करके अगर क्वेश्चन पूरा करना शुरू कर दें तो आपके पेपर ईज़िली पास हो सकते हैं। तीसरा पेपर जो कि सीए में कैफ लेवल में है, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे लिए जो है वो कैफ का सबसे मुश्किल पेपर रहा है। अम, इसमें इतनी मगजमारी है कि बंदा, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिसमें 2-3 चैप्टर्स मुश्किल होते हैं। कॉस्ट में पूरा सब्जेक्ट ही मुश्किल था। कोई चैप्टर्स नहीं, पूरे के सारा की सारी बुक ही मुश्किल। तो वो बहुत मुश्किल रहा मुझे उसको तैयार करना। और लेकिन मैं फॉर्च्यूनेट था कि मुझे सर अदनान रशीद जैसे टीचर मिले, जिन्होंने इतना अच्छा समझाया, इतने अच्छे से वो एक इंटेलेक्चुअल पावर हमारी बना दी ना कि वो परसेंटेज लगाना, और वो उसमें बहुत वो है। तो वो जो परसेंटेज वाला काम था वो मुझे बहुत आसान हो गया। और इसमें सरदार रशीद को ही क्रेडिट जाता है। अम, कॉस्ट जो है इसमें पासिंग परसेंटेज अच्छी रही है। ये पेपर मुश्किल है लेकिन इसमें पासिंग परसेंटेज अच्छी है। स्प्रिंग 22 जिसमें मैंने ये पेपर दिया था उसमें पासिंग परसेंटेज 40.15% थी। ऑटम 22 में 35.92% और अभी स्प्रिंग 23 में 55%। 55% बच्चा सीए में किसी सब्जेक्ट में पास नहीं होता, लेकिन इसमें पास हुआ है। तो ये पासिंग परसेंटेज इसमें अच्छी है, बच्चे पास, क्योंकि मार्क्स आ जाते हैं आपके। लेकिन ये पेपर मुश्किल है, तैयारी करने में बहुत मुश्किल होती है। और इसमें आखिरी दिन तक आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार ये पेपर रह ना जाए मेरा। चौथा पेपर जो कैफ लेवल का है वो है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ सीए में कैफ लेवल में अगर मैं सबसे आसान पेपर सेलेक्ट करना हो तो मैं बिजनेस लॉ को करूँगा। मेरे लिए वो सबसे आसान था और उसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारे टीचर बहुत अच्छे थे। मैंने सर असदुल्ला से पढ़ा था पैक में। और वो इतना मज़े से फ्रेंडली माहौल में पढ़ाते हैं कि बहुत मज़ा आता है बंदे को पढ़ने का, और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, फिर आप पढ़ते भी हो। फिर वो एक T20 वो करवाते थे, तो उसमें प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है बिज़नेस लॉ की। तो मेरा ख़्याल है कि उन्हीं की वजह से मेरा जो है वो बिज़नेस लॉ मुझे बहुत आसान भी लगा, मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ और मैं अच्छे से पास कर सका। बिज़नेस लॉ में अगर पासिंग परसेंटेज की बात करें तो स्प्रिंग 22 जिसमें मैंने दिया था, उसमें इसकी पासिंग परसेंटेज थी 45.43%। ऑटम 22 में 41% और अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट हुई है इसमें 31%। तो ये बहुत कम होती जा रही है। लेकिन ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसमें थोड़ी-सी इसको रिक्विज़िट टाइम दें, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के साथ एक थ्योरी का सब्जेक्ट देख रहे होते हैं, तो यूजुअली हम ये करते हैं कि हम थ्योरी को उतना टाइम नहीं देते। अकाउंटिंग को हम 2-2 घंटे कर रहे होंगे, थ्योरी को हम 15-20 मिनट करके थक जाते हैं। तो अगर आप थ्योरी को 15 से 20 मिनट से ज़्यादा करके 45 मिनट तक रोज़ दें, 45 मिनट्स तक दें, तो थ्योरी पास हो जाती है। वो आपसे ढाई ढाई घंटे का टाइम नहीं माँगती, लेकिन आपने, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, इसमें भी 50 नंबर देके पास तो करना है, तो उसमें आपने टाइम तो देना पड़ेगा। अगर अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एफएआर 1 सारा दिन करें और आप बिज़नेस लॉ जो है हफ्ते में 1 दिन करें, तो उस तरह बिज़नेस लॉ नहीं पास होता है। कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट इस तरह नहीं पास होता। थ्योरी को आपने रिक्विज़िट इज़्ज़त ज़रूर देनी है। 5वां पेपर जो कि कैफ लेवल में है, वो है एफएआर 2। एफएआर 2 जो है एक मुश्किल पेपर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको पास करना आसान है। इसको पास करना इसलिए आसान है कि इसमें जो चीज़ें हैं ना, अगर आप उसको समझ लें, तो बहुत अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें पूछी नहीं जाती यूजुअली। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो सेम ही रहती हैं हर अटेम्प्ट में। जिस तरह आईएएस 12 है, अगर उसमें वो पूछेगा तो उसमें शायद 1-2 एंट्रियाँ कोई डिफरेंट करवा ले वो, लेकिन वो पूरे क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो आपसे चेंज नहीं करा सकता। इनकम टैक्स में वो वही चीज़ें पूछेगा। इसके अलावा कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन जो है वो एक मुश्किल पार्ट है, क्योंकि उसमें मैं अगेन ये कहूँगा मगजमारी बहुत है, खप बहुत है, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसकी आप प्रैक्टिस करें, उसको रिक्विजिट टाइम दें, तो वो आराम से आपको हो जाएगा। आईएफआरएस 15 आसान मुझे लगता है। और आईएफआरएस 16 था लीजेस। लीजेस भी, उसमें मुश्किल क्वेश्चन कभी आ जाता है, आपको वो फंसा सकता है। तो लीजेस मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान है या मुश्किल है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आईएस 41 आसान है एग्रीकल्चर, आईएफआरएस 8 आसान है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स वाला। आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी ठीक है। मतलब
बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग की बेस अगर आपकी अकाउंटिंग की अच्छी है ना, तो आपके वो पेपर पास हो जाएँगे, आपकी पेपर पास हो सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी अकाउंटिंग की बेस ही अच्छी नहीं है ना, तो फिर आपको उस पे काम करना पड़ेगा। वो काम कैसे करेंगे आप? आप यूट्यूब पे जाएँ, आपको जो चीज़ समझ नहीं आती ना, आप वो लिखें। मैंने भी अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस तरह क्लियर किए हैं। तो जब आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो फिर उसके बाद वो पेपर की तैयारी में आपको मज़ा आता है। फिर आपको समझ भी आ रही होती हैं चीज़ें, क्लास में जो बच्चे क्वेश्चन आंसरिंग हो रही होती है, वो भी आपको समझ आती है और आपने साथ-साथ काम करना है। ये तमाम पेपर के लिए गाइडेंस है कि अगर आप साथ-साथ काम नहीं करेंगे, तो वो पेपर सीए के पेपर पास नहीं होते। कंसिस्टेंसी जो है ना, वो की है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि भई हम पहले 4 महीने मज़े करेंगे और आखिरी महीना पढ़ के पेपर पास हो जाएगा, तो बोर्ड के पेपर तो इस तरह पास हो जाते थे, लेकिन सीए में नहीं पास होंगे। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ जाके 4-4 घंटे आप पढ़ें बैठ के। नहीं, आप थक जाएँगे आखिरी दिन तक अगर आप इस तरह करेंगे। तो आप बस इस तरह करें कि जो आपको क्लास में कराया गया है, बस आपने उसको रिवाइज़ करना है, अपने दिमाग में रखना है वो चीज़ें, ताकि अगले दिन जब आप क्लास में जाएँ ना, आपको पिछली बातें याद हैं। याद नहीं भी है तो थोड़ी-थोड़ी आपके दिमाग में है, ठीक है? और जब चैप्टर खत्म होता है तो यूजुअली अकेडमीज़ में उसके टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज़। तो आपने वो टेस्ट में अपीयर होना है, उससे आपकी बेशक आपको कुछ ना आता हो, आप बस अपीयर बैठ जाएँ तो जाके समझें आपको ना वो जो उसमें मसाइल आते हैं ना, तो लोगों को हल करते हुए क्वेश्चन्स, तो आपको वो समझ आ जाएँगे क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर जब आप करने बैठेंगे, पढ़ेंगे उसको, तैयार करने बैठेंगे तो आपकी तैयारी में अ, आसानी होगी। आपको समझ आएगी, यार मैंने इसमें ये मसाइल आ रहे थे, अब मैंने इसको ठीक कर लेना है। मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको टेस्ट जो है ना वो की हैं। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो पेपर नहीं पास होंगे। टेस्ट, मिड टर्म्स, मॉक्स और फीडबैक जो होता है टीचर्स का या आपके टीएस जो भी फीडबैक देते हैं, वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो एग्ज़ामिनर कमेंट्स हैं। एग्ज़ामिनर जो है ना वो हर अटेम्प्ट में जब पेपर होता है तो उसके बाद वो पेपर चेक करने के बाद बताते हैं कि यार बच्चों ने यूजुअली क्या गलती की है। तो दुनिया में सीखने के 2 ही तरीके हैं ना, या तो आप अपनी गलतियों से सीखें, खुद गलतियाँ करें और सीखें, या फिर आप दूसरों की गलतियों से सीख के संभल जाएँ। तो अच्छी बात या आसान बात तो ये है ना कि आप दूसरों की गलती से सीख कर समझ जाएँ। तो आप देखें लोगों ने क्या गलतियाँ की हैं, एग्ज़ामिनर कमेंट्स पढ़ें, ये क्वेश्चन में, और ज आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एग्ज़ामिनर कमेंट्स पढ़ें और फिर देखें कि यार जो लोगों ने गलती की है, क्या आपने भी वो गलती की थी, और फिर उस गलती को सुधारें। और जब आप एग्ज़ामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको ये भी समझ आता है कि एग्ज़ामिनर क्वेश्चन में माँग क्या रहा होता है। तो जब आपको ये समझ आ जाती है ना कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट समझना की होती है। देखिए पूरा क्वेश्चन जो है ना एफएआर2 वगैरह में भी वो एक-एक पेज का पूरा क्वेश्चन होता है और रिक्वायरमेंट सिर्फ़ एक लाइन में होती है। लेकिन वो जो एक लाइन की रिक्वायरमेंट है ना, उसकी वेटेज वो पूरे क्वेश्चन से ज़्यादा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं समझ आई ना, तो बेशक आपको पूरा क्वेश्चन आता हो, आप गलत कर देंगे वो। उसने माँगा ए होगा, आप बी लिख कर आ जाएँगे, उसके कोई मार्क्स नहीं बनेंगे। तो आपने रिक्वायरमेंट लाज़मी समझनी है, उसको देखना है कि वो माँग क्या रहा है और उसके हिसाब से जवाब देना है। और ये आपको कैसे समझ आएगा कि वो माँग क्या रहा है? वो माँगना आपको उस तरह समझ आएगा जब आप एग्ज़ामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे। एग्ज़ामिनर जो लोगों की गलती है उसको पिन पॉइंट करके, हाइलाइट करके आपको बता रहा है। तो आपने उन गलतियों को समझना है, सीखना है और उनसे सीख कर आपने वो गलतियाँ नहीं करनी। इसके बाद एमएफए जो छठा पेपर है, ये आसान पेपर है और ये पास हो जाता है क्योंकि इसमें 2 पार्ट है, मैनेजरियल और फाइनेंशियल। तो अगर आप इसमें आराम से जिस तरह क्लास में, स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है आपको, आप उसको पढ़ें और उसमें साथ-साथ वो काम करें तो ये आराम से पास हो जाता है। इसमें पासिंग परसेंटेज भी अच्छी है। जो सबसे पहली अटेम्प्ट थी इस नए पेपर की एमएफए की, उसमें 37.42% पासिंग परसेंटेज थी। उसके बाद अ, ऑटम 22 में 45% थी और अभी जो मैंने जिस अटेम्प्ट में ये पेपर दिया है इसमें 50% बच्चे पास हुए हैं। तो इसमें पासिंग परसेंटेज अच्छी है और ये एक आसान पेपर है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है, 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया गया है, तो ये रिलेटिवली ईज़ी हो जाता है करना, पास करना। 7वां पेपर कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ जो है ये आसान भी है और मुश्किल भी है। देखिए थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये है कि अगर आप थ्योरी को रिक्विज़िट इज़्ज़त नहीं देते, रिक्विज़िट टाइम नहीं देते, तो उसको पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कंपनी लॉ में भी बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि वो उसमें सही तरह ना उसको जो इज़्ज़त है उसको नहीं देते, उसको टाइम नहीं देते। एफएआर2 जब वो करने बैठते हैं ना तो वो 2-2 घंटे निकल जाते हैं। कंसोलिडेशन के तो 2 क्वेश्चन करें तो 2.5 घंटे कहीं नहीं पता लगता। तो एफएआर2 में वो ढाई 3 घंटे बैठ के कर रहे होंगे, कंपनी लॉ पे आएँगे तो यार 15-20 मिनट में मुका देते हैं। तो कंपनी लॉ में मेरे टीचर, मैं दोबारा उनको क्रेडिट दूँगा कि उन्होंने हमें क्लास में टेस्ट लेकर ना हमारी बहुत अच्छी तैयारी करा दी थी। हमारे कंपनी लॉ के टीचर थे सर अयाज़ ज़फ़र, जो कि सीएफओ भी हैं पैकेजेस लिमिटेड के। तो उन्होंने हमें पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था। और उनकी वजह से ना वो क्लास में टेस्ट भी लेते थे, तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन जिनके क्लास में टेस्ट नहीं होते, जिनको टेस्ट बाद में जाके देना पड़ता है, उसमें फिर आपको
पंक्चुअल होना पड़ेगा, आपने जाके टेस्ट देने हैं, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो पेपर नहीं पास होता। आपकी तैयारी जो है ना वो डिटरमिन करती है आपके टेस्ट, क्योंकि जब आप टेस्ट नहीं दे रहे होते ना, तो आपको पता नहीं होता कि यार इस चैप्टर में क्या मसले आ सकते हैं। थ्योरी में तो ये है कि आपको पढ़ लेते हैं ना, आपको लगता है मुझे आता है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं ना, फिर आपको वर्ड्स भूल रहे होते हैं। और लॉ में तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने वो कीवर्ड्स ना लिखे तो बेशक आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो, उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, और जब आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे तो फिर आप 44-45 पे रह जाएँगे। तो इसलिए आपको कीवर्ड्स के ऊपर गौर करना ज़रूरी है। लॉ के जितने पेपर हैं, थ्योरी के जितने पेपर हैं, ऑडिट, सी लॉ और बिज़नेस लॉ, इन तीनों में आपको कीवर्ड्स आने चाहिए। जो भी किसी टॉपिक का कीवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो कीवर्ड्स के बगैर नहीं पेपर पास होगा। आपको कीवर्ड्स किस तरह पता लगेंगे? कीवर्ड्स आपको इस तरह पता लगेंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर आप उनके सॉल्यूशंस देखेंगे, फिर आपको लगेगा यार ये वर्ड जो है ना वो हमेशा यूज़ करता है। सेंटेंस का वो स्ट्रक्चर बेशक चेंज हो जाए, लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा यूज़ कर रहे हैं। उन वर्ड्स को हाइलाइट कर लें और उनको याद रखें। फिर जब भी वो टॉपिक कर रहे हो ना, तो साथ मैंने ये किया था कि मैं वो टॉपिक का जो हेडिंग होती है उसके साथ में वो वर्ड्स लिख लेता था। तो जब भी मैं वो टॉपिक करने लगता था, साथ वो कीवर्ड्स पहले पढ़ता था। तो जब फिर वो आप करने बैठते हैं ना, वो आप क्वेश्चन करने बैठे हैं तो आपके ज़हन में वो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं। फिर आप सेंटेंस इस तरह बना रहे होते हैं कि यार वो कीवर्ड कहीं फिट हो जाए। तो जब आप कीवर्ड्स फिट इन कर लेते हैं, तो वो फिर पेपर आपका पास हो ही जाता है। तो अब कैफ के आखिरी पेपर, ऑडिट एंड एश्योरेंस, कैफ 8 की बात करते हैं। कैफ 8 एक मुश्किल पेपर है और इसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को फेल होते देखा है। इस पेपर का अलमिया ये है कि इसमें आप जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लें ना, अगर आपने वो पैटर्न से पेपर नहीं करते ना, आंसर नहीं लिखते, तो वो पेपर आपका पास नहीं होगा। सिर्फ़ कीवर्ड्स इनफ नहीं है। मतलब आपको देखना पड़ेगा, अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं, आपने सारे रट्टे मारे हुए हैं। लेकिन उस सिचुएशन में कौन से सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आएँगे, ये प्रोफेशनल जजमेंट है। तो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ होगी और फिर आपका वो पेपर को सही पैटर्न में करना ज़रूरी है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आगे एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करने हैं थ्रेट्स, और फिर उसके पहले थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, कंट्रोल बताने हैं फिर, और फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। तो अगर आपने इसको इसी लाइन में 3 कॉलम्स में बना के प्रॉपर तरीके से लिखा, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँगे। लेकिन अगर आप उसको एक हैphazardly लिखेंगे पैराग्राफ्स की फॉर्म में, तो उसमें आपके मार्क्स कम आने के चांसेस हैं। देखिए, अगर आप उस तरह लाइन्स बना के 3 कॉलम में नहीं लिखते हैं, तो आप कम से कम बुलेट पॉइंट्स बना के लिखें। अगर आप बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाते और आप सिर्फ़ उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, तो आपके मार्क्स कम आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें तो 1 पॉइंट का 1 मार्क होता है ना, तो अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो वो मार्क्स नहीं आएँगे। तो ये एक फॉर्मेट है, जो कि आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, और ये एक ऐसा थ्योरी का सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। तो ये फॉर्मेट को समझना, उसको लिखना, फिर कौन से सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स किस जगह पे लगेंगे, ये किस तरह आपको समझ आएगी? ये आपको सिर्फ़ बुक पढ़ के नहीं समझ आएगी। बुक में तो सिर्फ़ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लिखे हैं, उसमें कौन सी सिचुएशन में कौन-सा लगेगा, ये आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर के आएगी। तो आपको पास्ट पेपर की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इसमें मैं फिर अपने टीचर का नाम लेना चाहूँगा कि सर जमशेद अख्तर से मैंने पढ़ा था, और सर जमशेद अख्तर प्रोबेबली पैक में या फिर पूरे लाहौर में सीए के ऑडिट के बेस्ट टीचर हैं। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ाया और समझाया सारा कुछ, और उन्होंने जितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाई, हर हर टॉपिक के बाद, हर चैप्टर के बाद भी नहीं, हर टॉपिक के बाद हम पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसकी वजह से हुआ ये कि जब हमने इतने एक्सटेंसिवली पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस किए, तो एक इतनी अच्छी ग्रिप बन गई ऑडिट के ऊपर कि मेरा ऑडिट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।